नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, अगर मोदी जी का सबसे मजबूत किला ही सबसे कमज़ोर होने लगे तो फिर मोदी जी तीसरी बार सरकार कैसे बनाएंगे। और मैं बात कर रहा हूं मोदी के सबसे मजबूत किले उत्तर प्रदेश की, जिसने 2019 और 2014, जी हाँ 2014 में जिसने मोदी जी को 71 सीटें दी 80 में से, और फिर 2019 में 62 सीटें दी और मोदी जी के सर पर ताज रखा जिस उत्तर प्रदेश ने, वही उत्तर प्रदेश आज मोदी के लिए फंसता चला जा रहा है। और मैं कहूंगा, अगर यूपी की बात होगी कि यूपी सिर्फ मोदी की वजह से नहीं फंस रहा है, यूपी योगी वर्सेस शाह की कोल्ड वार में फंसता जा रहा है। यूपी गुजरात लॉबी वर्सेस गोरखपुर लॉबी इस जंग में फंसता जा रहा है। और यूपी बीजेपी के नाराज कार्यकर्ता और उनमें आपसी खींचतान और जंग में फंसता चला जा रहा है। जी हाँ, जो तलवारें खींची हुई हैं काडर के बीच में, पदाधिकारियों के बीच में, और जो नौकरशाही, पुलिस, यहां तक कि पार्टी का संगठन पूरी तरह से दो खेमों में बटा है। कहीं ना कहीं यूपी में बीजेपी भंवर में फंसती चली जा रही है। और जमीनी सच्चाई यह है कि यूपी की 80 सीटों में हर दूसरी सीट पर बीजेपी का रथ आज फंस गया है। अब दोस्तों, चौथे राउंड के बाद, चुनाव के चौथे राउंड के बाद उत्तर प्रदेश का हाल ये है कि मोदी जी के जो चाणक्य हैं अमित शाह, उनको पसीने छूट रहे हैं। और मोदी जी को खुद समझ नहीं आ रहा कि लखनऊ में बीजेपी का ये जो रथ है, इसको रफ्तार कैसे दें दिल्ली तक पहुंचने के लिए। और दूसरी तरफ जो गोदी मीडिया के एंकर हैं, गोदी मीडिया के चैनल हैं, उसमें से कोई बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 80 में से 75 सीट दिए दे रहा है, कोई 80 में 76 सीट दे रहा है, कोई 80 में 74 सीट दिए दे रहा है। सीटें बांटी जा रही हैं टीवी के शोज में, जबकि जमीनी सच्चाई कुछ और है। चलो आप बताओ यूपी में सर। बीजेपी 75, बीजेपी एंड अलाइज 5, इंडिया। यूपी में कितना दिया आपने? 70 यूपी, अलाइज 4। चलिए ठीक है। अब दोस्तों, 24 घंटे आप जब भी टीवी खोलते हैं या अखबार देखते हैं तो इसी तरह की बातें आपको सुनाई पड़ती हैं। कोई 74 सीट दे रहा है उत्तर प्रदेश में बीजेपी को, कोई 75 सीट दे रहा है, कोई 300 पार करा रहा है, कोई 350 पार करा रहा है, और कोई एंकर कह रहा है कि 400 सीटें मोदी जी के आने वाली हैं। लेकिन आज मैं आपको यूपी की सच्चाई से रूबरू कराना चाहता हूं। अगर आज की स्थिति अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ लास्ट 3 राउंड्स बचे हैं, 3 फेज़ बचे हैं, 5वां, 6ठा, 7वां। 5वां फेज़ 20 तारीख को है, उसके बाद 6ठा जो है वो 25 को है, और उसके बाद जो आखिरी फेज़ है, जो मोदी जी का फेज़ है, जहां बनारस की सीट है, वहां पर वोटिंग 1 जून को होनी। यानी आप कह सकते हैं 20 से 1 जून 10-11 दिन में उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो लॉक होने जा रहा है। कुल 41 सीटें बची, 41 सीट्स बची हैं, और हर सीट का मैं आज आपको ब्यौरा देने जा रहा हूँ, डेटा देने जा रहा हूँ, एक्सपर्ट्स होंगे। इन 41 सीटों में, जी हाँ, आपको जान के आश्चर्य होगा कि 41 में से 26 सीटें ऐसी हैं जो बुरी तरह फंसी हुई हैं। यानी बीजेपी इसे, इन सीटों को हारेगी या जीतेगी, बीजेपी को खुद नहीं मालूम। और हो सकता है कि 41 में से तकरीबन 1.5 दर्जन से ज़्यादा सीटें बीजेपी के हाथ से निकल जाएं, मोदी जी के हाथ से निकल जाएं। और अगर उत्तर प्रदेश मोदी जी के हाथ से निकलता है, या ओवरऑल 80 सीटों में अगर मोदी जी 55 पर आते हैं, 56 पर आते हैं, तो एक बात फिर तय है कि ये जो रथ है उत्तर प्रदेश में मोदी जी का, शायद ये दिल्ली ना पहुँच पाए। जी हाँ, दिल्ली ना पहुंच पाए। ये भी आज मैं एक्सपर्ट की मदद से आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि अगर मोदी जी 230 पे फंस गए तो फिर खेल क्या होने जा रहा है। ऐसा तो नहीं है मोदी जी की जगह किसी और को आरएसएस प्रधानमंत्री का दावेदार बनाते। तो दोस्तों, आज के शो में 2 खास मेहमान होंगे, एक्सपर्ट होंगे। हमारे साथ अशोक वानखेड़े टाइगर होंगे और डेटा जर्नलिस्ट अभिषेक कुमार होंगे, जो सारा डेटा उत्तर प्रदेश का आपके सामने रखेंगे। और एक ही बड़ा सवाल है, वन बिग क्वेश्चन, जिसका आज जवाब आपको मिलेगा कि योगी और अमित शाह की जो कोल्ड वार, ये जो जंग है, क्या इस जंग ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सत्यानाश कर दिया है? क्या सत्यानाश हो गया बीजेपी का इसी जंग में, और इसी जंग की आग में कि कहीं ना कहीं बीजेपी के अरमान झुलस रहे हैं, मोदी जी के अरमान झुलस रहे हैं? बिग क्वेश्चन ऑफ 2024। सीधे चलते हैं अशोक वानखेड़े और अभिषेक कुमार के पास। मेरा पहला सवाल टाइगर से,
टाइगर, उत्तर प्रदेश में तो आपका दफ्तर है, उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं आप, वहीं रहते हैं आप। उत्तर प्रदेश का ही आज सवाल कर रहा हूं। आज महाराष्ट्र नहीं पूछ रहा मैं आपसे, आज मध्य प्रदेश नहीं पूछ रहा, आज उत्तर प्रदेश पूछ रहा हूं। मुझे सीधे सीधे टाइगर शुरू में ही बता दीजिए, क्या योगी और मोदी की 4 जून को योगी रहेंगे या 4 जून को मोदी रहेंगे? इस जंग ने, इस कोल्ड वार ने सत्यानाश कर दिया है उत्तर प्रदेश में बीजेपी का। यकीनन सत्यानाश कर दिया है पूर्ण रूप से। और जो अभी आप बता रहे थे ओपनिंग रिमार्क्स में कि अमित शाह जी ने अब सीट बाय सीट बची हुई 40 सीटों पे मार्किंग कर दी है, हुजूर बहुत देर कर दिया आते आते। क्या ये 6 महीने पहले से होना चाहिए था। ये कोल्ड वॉर 6 महीने पहले से था। ये बार बार ये हो रहा था कि क्या योगी आदित्यनाथ दिल खोल के साथ देंगे, या योगी आदित्यनाथ के पक्ष में ये बात आ जाती है कि बीजेपी आधे पे सिमट जाए। 30 सेकंड लूंगा, यदि मुझे एक कहानी बताने का प्रयास मदद कर दोगे। बता दीजिए शुरू में ही कहानी बता दीजिए। कहानी यह है कि एक गुजरात का शेर पानी ढूंढते ढूंढते उत्तर प्रदेश आ गया और एक कुएं में पानी देखते हुए वो कुएं में फिसल के नीचे गिर गया। 80 फीट का कुआं है। जोर जोर से शेर गुहार लगा रहा कि मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो। एक साधु बाबा भगवा पहने हुए पास से जा रहा था। उसने देखा कि एक जानवर पड़ा हुआ है। उसने नीचे देखा तो शेर था। अब उसको दया आई, ये शेर पानी में डूब के मर जाएगा, इसको बाहर निकालना जरूरी। उसका दूसरा मन कहे कि यदि इसको बाहर निकालेगा तो ये आपको खा जाएगा। शेर को बाहर निकाल के खुद उसका खाद्य बनने के बजाय ऐसा क्या किया जाए कि शेर भी बचे और मैं भी बचूं। तो उन्होंने क्या किया, 80 फीट के कुएं में 40 फीट की सीढ़ी फेंक दी। ओहो, ताकि शेर 40 फीट पे आके रुक जाए तो पानी में डूबे नहीं और बाहर नहीं आए, तो ये साधु भी जिंदा रहे। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों से इसको जोड़ के ना देखे। नहीं, मैं तो जोड़ के देख रहा हूं। ये जो 80 सीटें बता रहे हैं आप, क्या ये जो सीढ़ी है 40 फीट की, ये योगी जी ने डाली है? और शेर क्या ये मोदी है? यकीनन डाली है दीपक भाई। इतने दिन से हम कह रहे हैं राजपूतों का उठाओ, अधिकारी देखिए, पूरा ब्यूरोक्रेसी स्प्लिट हुई है आजकल यूपी में। एक ब्यूरोक्रेसी सीधा लॉयल टू दी लखनऊ और दूसरी ब्यूरोक्रेसी लॉयल टू दिल्ली। तो जो लखनऊ वाली ब्यूरोक्रेसी है उनको बोला गया है कि गो स्लो, आराम से, जैसा होना है होने दो जी। आपको टाइगर एक बात आज मैं खुलकर कहने जा रहा हूं और बिना आपकी इजाजत के। मैं एक चीज जानता हूं कि आप विदर्भ के रहने वाले हैं, और अगर दिल की बात नितिन गडकरी किसी से कहते हैं तो वो अशोक वानखेड़े से कहते हैं। क्या ये बात सही है कि 4 जून को प्रचंड बहुमत के साथ अगर मोदी आते हैं तो योगी की छुट्टी होगी, गडकरी के आदमी की उत्तर प्रदेश से छुट्टी होगी? योगी की छुट्टी होगी, गडकरी की छुट्टी होगी। गडकरी मार्गदर्शन मंडल में भेजे जाएंगे। लिख लीजिए मुझे, यदि 370 पार का आंकड़ा आ गया तो। और योगी जी का तो जाना तय है, क्योंकि अब बागडोर अमित शाह जी के हाथ में है दीपक भाई, मोदी जी के भी हाथ में नहीं है। अब मोदी जी स्वयं अमित शाह जी के हाथ में है। मतलब आप कह रहे हैं योगी का हाल वही, योगी का हाल शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, वसुंधरा वाला होने जा रहा है। बदतर। वो तो सेरेमोनियल तरीके से निकाले गए थे, उनका टेन्योर खत्म हो गया था, उनको फिर से चांस नहीं दिया गया था। ये तो अनसेरेमोनियसली निकाले जाएंगे, इतनी कटुता बढ़ी है। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ सवाल। आप कह रहे हैं कि मोदी जी अगर ताकतवर होंगे, प्रचंड बहुमत के साथ आएंगे, तो योगी की विदाई तय है, जिस तरह से शिवराज सिंह या वसुंधरा या फिर रमन सिंह, उससे भी ज्यादा अनसेरेमोनियसली, हाँ, उनको हटा दिया जाएगा। आखिर वो कौन सी परिस्थिति हो सकती है, वो कौन सी सिचुएशन हो सकती है जहां योगी की कुर्सी बच जाए? जब बीजेपी 235 पे बीजेपी रुकती है तो बीजेपी में फिर गुजराती के खिलाफ विद्रोह होगा जी। फिर संघ क्या डिसीजन लेगा ये भी देखने वाली बात है। फिर रथ का घोड़ा यदि कमजोर हो गया तो घोड़ा बदलना पड़ेगा। टाइगर, मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, मैं जरा डाटा किंग के पास जा रहा हूं। फिर मैं आपसे जरा गडकरी के बारे में पूछना चाह रहा हूं कि वो कौन सी सिचुएशन है जब गडकरी जो है मोदी को हटा के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मैं उस पर आऊंगा, और तब योगी का क्या होगा। आपसे एक चीज जानना चाह रहा था अभिषेक, कि 41 सीटें बची हैं, 20 तारीख, 25 तारीख और 1 जून, तीनों फेज इन 3 तारीखों पे खत्म हो रहे हैं, यानी 11 दिन में उत्तर प्रदेश में 41 सीटों का निपटारा। मुझे सीधे सीधे बताइए
कि इन 41 सीटों में कितनी सीटें फंसी हुई हैं बीजेपी की कितनी सीटें फंसी हैं? दीपक जी, इन 41 सीटों में मैंने जो अभी चेक किया है, लोगों से बात की है, 26 सीटें फंसी हुई है। 26 कितनी? 26 सीटें फंसी हुई है। अरे साहब 26 सीटें फंस गई तो फिर बचा क्या मोदी और योगी के लिए? फंसी हुई सीटों की संख्या तो ये 37 तक जा रही है, लेकिन 11 सीटों को मैं ग्रे एरिया मानकर छोड़ रहा हूं। 26 सीटें साफ चलिए, दिख रही है कि गड्ढा बड़ा फटाफट सीटें बताइए। मैं अब सीटें सुनना बता देता हूं एक एक करके, जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूं आपको। चलिए, आप 20 तारीख का पहले बताइए। 20 तारीख के आंकड़े में रायबरेली से ही देखिए क्या हो रहा है। अदिति सिंह तक कंट्रोल में नहीं है। रायबरेली में पार्टी के कैंडिडेट खाता खोलने की उम्मीद नहीं कर पा रहे हैं। बगल में अमेठी सिंह पर एक मुकदमा क्या हुआ, पूरी की पूरी करणी सेना उतर गई। स्मृति ईरानी क्या कर पाएंगी अब? योगी आदित्यनाथ का प्रशासन भी उन्हें सपोर्ट करने की स्थिति में नहीं है। आगे देखिए, झांसी की सीट है, बहुत स्थिति खराब है, बुंदेलखंड की अघोषित राजधानी में। हमीरपुर की सीट पुष्पेंद्र चंदेल 2 बार से जीत रहे हैं, तीसरी बार उनके संसद पहुंचने में रोड़ा अटका हुआ है, चांस नहीं के बराबर दिख रहे हैं। कौशाम्बी विनोद सोनकर, लड़ाई सपा से नहीं बनाम राजा भैया हो गई है जी। ये लड़ाई सपा से नहीं है। अब बाराबंकी पीएल पुनिया के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। मायावती कांग्रेस सीट पर रहते हुए हरा नहीं पाई थी पीएल पुनिया को, याद होगा आपको जी। और उसके बाद गोंडा की सीट बेनी प्रसाद वर्मा की चुनाव लड़ रही है। जी, पोती लड़ रही है, पोती। फटाफट सीटों के नाम, फटाफट सीटों के नाम। अब ये सीटों के नाम 20 मई वाली है, ये 20 मई वाली। हाँ बताइए, फटाफट रिवाइज कर दीजिए। हाँ 25 मई, फटाफट सीटें। चलता हूँ 25 मई में अंबेडकर नगर है सीट, बसपा ने जीती। हालात बेहद खराब है। प्रतापगढ़ की सीट है, राजा भैया का इलाका है, प्रमोद तिवारी का इलाका है, और इस बार न तो कोई संगम है, न लाल है, न गुप्ता है, तीनों के लायक हालात नहीं है। अब आगे देखिए, फूलपुर की सीट केशव प्रसाद मौर्य के बाद भारतीय जनता पार्टी को इस बार फिर लाले पड़ने हैं। इलाहाबाद आगे का बड़ा हिस्सा इसमें है। आगे फटाफट इलाहाबाद उज्जवल रमन सिंह, बीजेपी के चांसेस नहीं दिख रहे हैं अभी, बहुत कम चांस है। उसके बाद डुमरियागंज, ब्राह्मण मुस्लिम यादव समीकरण ने पूरे इलाके को लगभग उस चुनाव को खत्म ही कर दिया है। वहां चुनाव ही अब नहीं लग रहा है कि है, औपचारिकता लग रही है। बस्ती की सीट पर बहुत खराब हालात है हरीश द्विवेदी के। आप सोच नहीं सकते कि हरीश द्विवेदी मुश्किल में फंस जाएंगे, लेकिन फंसे हुए हैं। संत कबीर नगर, ये सीट भी संजय निषाद के बेटे के लिए पिछली बार की तरह आसान नहीं है। अब ना कोई बालाकोट है और न ही वो माहौल है। योगी आदित्यनाथ भी मन से उनके साथ नहीं है। लालगंज की सीट रिजर्व सीट, पिछली बार भी नहीं आई थी, इस बार भी आने की संभावना ना के बराबर है। इसके आगे आप बढ़ जाइए, आजमगढ़ की सीट, वो तो खैर समाजवादी पार्टी के लिए कह सकते हैं कि बिहार में, पूरा यूपी में धर्मेंद्र यादव लड़ रहे हैं जी वहां से। धर्मेंद्र यादव के लिए वहां पर निरहुआ कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा लग रहा है। मछली शहर की सीट, पड़ोस की सीट है जौनपुर जिले की, वहां भी हालात बहुत खराब है बीजेपी के। वही इस बार कालीन तो बनाएगा, बिछाने नहीं जा रहा बीजेपी के लिए। आप सिर्फ ये बताइए कि ये जो छठा फेस है, 5वां और छठा फेस, कुल मिलाकर 5वें छठे फेस में कितनी सीटें हैं और कितनी फंसी हुई हैं? देखिए, 5वें छठे फेज में आप कुल मिलाकर के देखें, दोनों फेज को मिलाकर के तो 18 सीटें हैं जो मैंने आपको बताई, और इन 18 सीटों पर गड्ढा बड़ा है। 18 सीटें फंस गई। मैं आखिरी फेज पर आऊंगा। आखिरी फेज मोदी जी का फेज, जहां बनारस से लड़ रहे हैं। टाइगर, एक जो सवाल आपसे करना मैं भूल गया पिछली बार, सवाल यह है कि आप कह रहे हैं कि 235 पर रथ अटक रहा है, 240 पर रथ अटक रहा है। क्या 230 240 पर अगर मोदी होते हैं और उत्तर प्रदेश में वो झटका खाते हैं, चाहे उसका कारण योगी हो, जो भी हो, अगर मोदी ने उत्तर प्रदेश में झटका खाया, सीटें कम हुई, फाइनल स्कोर मोदी का 235 पर आ गया, क्या उसके बाद नितिन गडकरी को आरएसएस प्रोजेक्ट कर सकता है? क्या नितिन गडकरी को बीजेपी के अंदर से लोग सपोर्ट कर सकते हैं? क्या नितिन गडकरी को नीतीश कुमार जैसे लोग या नायडू बाबू जैसे लोग सपोर्ट कर सकते हैं? क्या उनके पीछे महाराष्ट्र की लॉबी आ सकती, शरद पवार, उद्धव ठाकरे? क्या नितिन गडकरी के चांसेस बन रहे हैं? देखिए, यदि 230 235 पे बैठती है तो आपको कम से कम 50 सीटें और लेनी पड़ेगी। ये 50 सीटें आएगी कहां से? कौन देगा 50 सीटें आपको? ये बीजेडी भी अकेला नहीं दे सकता, चंद्रबाबू नायडू भी नहीं दे सकता। चंद्रबाबू नायडू की खासियत तो जिसके साथ चुनाव लड़ती उनका साथ कभी नहीं देते। तो ऐसे में एनडीए के गठबंधन में है कौन? एकनाथ शिंदे है 13 सीट के साथ, जिसकी 3 सीटें नहीं निकल रही है।
उसके बाद एनडीए के गठबंधन में कौन है? जनता दल यूनाइटेड। अब तो अभिषेक बाबू बता पाएंगे कि उनको रात को ही पता नहीं कि सुबह कहाँ होंगे वो, नीतीश कुमार। ऐसे में एक नया एनडीए का कुनबा बनाना होगा अक्रॉस द पार्टी लाइन, जिसके संबंध है। कौन लोग हैं जो अक्रॉस द पार्टी लाइन संबंध है? राजनाथ सिंह एक है, क्योंकि पुराने अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके टाइम पे भी उन्होंने काफी लोगों से बातचीत की है। एक राजनाथ सिंह है और दूसरे गडकरी। अब इन दोनों में से कौन ज्यादा सीटें एडजस्ट कर सकता है? एक एडवांटेज ये है कि यूपी की जो बीजेपी की सीटें तो बीजेपी की रहेंगी। समाजवादी पार्टी राजनाथ के नाम पे समाजवादी पार्टी बीजेपी के साथ कभी नहीं आएगी। लेकिन महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 48 सीटें गडकरी के पीछे खड़ी हो सकती है मराठी अस्मिता को लेके। जब राष्ट्रपति चुनाव हुआ और राष्ट्रपति चुनाव में प्रतिभा पाटिल के पीछे शिवसेना से लेकर सारे लोग खड़े हो गए थे, तब बाला साहब ठाकरे भी जिंदा थे। उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार गठबंधन को मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि ये मराठी अस्मिता का सवाल है। यदि पहली बार मराठी प्राइम मिनिस्टर कोई बन रहा है तो फिर 48 सीटें वो पीछे खड़ी हो जाएगी। आपको 50 सीटें की दरकरार है। 48 में से सपोज कांग्रेस की आप 10 सीटें छोड़ दो, 30 सीटें 40 सीटें 10 सीटें छोड़ भी दी तो 38 सीटें तुम्हारे साथ है। ममता बनर्जी पूरी की पूरी अपनी टीम लेके साथ आ जाएगी। जी, तो आपको लगता है कि शरद पवार नितिन गडकरी के लिए बाहर बैटिंग करने के लिए तैयार हो जाएंगे? एक सिचुएशन, अगर आपको लगता है 230 पर मोदी जी आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वहां पर नितिन गडकरी के चांसेस ब्राइट हो सकते हैं, क्योंकि मराठी अस्मिता के नाम पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार नितिन गडकरी को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अगर उनको लगेगा कि अगर इंडिया की सरकार नहीं बन रही है तो कम से कम नितिन गडकरी को बनाओ, मोदी को ना बनने दो। ऐसी स्थिति में अगर अमित शाह अड़ंगा डालते हैं, मे बी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, या अडानी अंबानी आते हैं जी। दीपक भाई, जब आपके पास नंबर नहीं होता आप शक्तिहीन होते हैं। जब अडवाणी जी के पास नंबर था तो यही लोग अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी अडवाणी जी के सामने बैठा भी नहीं करते, हाथ पीछे करके खड़े होते थे। ये अडवाणी जी की ताकत मैंने देखी। और जब अडवाणी जी चुनाव में नंबर नहीं इकट्ठा कर पाए तो उन्हीं अडवाणी जी के घर पे मैंने पत्थर फेंकते हुए वही हाथ देखे थे जो उनको सलाम करते थे। समझ गया टाइगर, आप कह रहे हैं कि अगर मोदी की गिनती गड़बड़ाई तो फिर कोई साथ देने वाला नहीं। मैं आ रहा हूं आपके पास, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट कमेंट। लेकिन अभिषेक, जरा मोदी जिस राउंड में है, मोदी की जो बनारस सीट है आखिरी फेज में, आप जरा मोदी जी के जो फेज है, यानी फेज नंबर 7, द लास्ट फेज ऑफ यूपी, उसकी क्या स्थिति, कितनी सीटें फंसी हुई हैं लास्ट फेज में उत्तर प्रदेश में? दीपक जी, आपने कहा लास्ट फेज बताने के लिए कि मोदी जी जिस राउंड में है, मुझे लगता है मोदी जी अब 4 फेज के बाद किसी राउंड में नहीं है। उनकी सीट फंसी हुई है बनारस, और उसी पर आते हैं। इस इलाके में 8 सीटें, आखिरी चरण में बीजेपी की 8 सीटें, साफ साफ लग रहा है कि बड़ा गड्ढा होने जा रहा है। और शुरुआत गौतम बुद्ध के कुशीनगर से ही करते हैं। कुशीनगर की सीट 2014-19 दोनों बार मोदी जी के साथ थी। इस बार वहां बहुत कड़ी लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। पड़ोस में देवरिया, शशांक मणि त्रिपाठी बनाम कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह, सूर्य प्रताप शाही अलग नाराज, और कथित ठाकुरवाद वो अलग अपना फैक्टर दिखा रहा है। ये सब काम कर रहा है वहां पर। उसके बाद बांसगांव की रिजर्व सीट, कमलेश पासवान का विरोध किसके इशारे पर हो रहा है उनके इलाके में, ये सबको पता है। इसके बाद आप देखिए घोसी की सीट, बसपा जीती थी पिछली बार, और इस बार राजीव राय जैसे मजबूत कैंडिडेट है सपा से, हर तरह से धनबल से हर तरह से सक्षम है, जनबल और धनबल दोनों तरीके से। ओम प्रकाश राजभर के बेटे फंस गए हैं वहां। बलिया, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे के पास अपने पिताजी का नाम इस चुनाव में बेचने के सिवा कुछ है नहीं भारतीय जनता पार्टी का। वो नरेंद्र मोदी का नाम अगर बेचते हैं तो ज्यादा बुरा फंसने की स्थिति में है। ये हालात है बलिया में। सनातन गाजीपुर, मुख्तार अंसारी का गाजीपुर कहने की जरूरत नहीं है कि मोदी जी के ब्लू आइड बॉय जब चुनाव हार सकते हैं बालाकोट स्ट्राइक के दौर में मनोज सिन्हा, तो आज क्या स्थिति होगी अफजाल अंसारी की। उसके बाद चंदौली, महेंद्र नाथ पांडे बमुश्किल से चुनाव जीते थे, अब वो बमुश्किल घड़ी भी नहीं आने वाली। इसके बाद आखिरी सीट रॉबर्ट्सगंज, पकौड़ी लाल का टिकट काट दिया गया है। पकौड़ी लाल का टिकट काटने के बाद जब टिकट दिया गया है, वो नए कैंडिडेट भी किसी भी प्रकार की वहां पर पकौड़ा या पकौड़ी बनाते हुए दिखाई नहीं देंगे। अब वहां पर
नरेंद्र मोदी की रोजगार योजना नहीं चल रही। जी चलिए, बनारस तो मोदी जी जीत रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि इस लास्ट फेज में कितनी सीट फंस गई हैं? कितनी सीट? 8 सीटें। 8। तो आपने बताई फेज 5 में आपने कहा 7 सीटें फंसी हैं, छठे फेज में आपने कहा 11 सीटें हैं, और मैं जो नोट कर रहा हूं जो आप बता रहे 8 सीटें आप कह रहे हो कि मोदी जी का जो लास्ट राउंड है उसमें 8 सीटें फंस गई, यानी 41 में से 26 सीट फंस गई। एम आई करेक्ट? जी 41 में से 26 फंसी हुई है। 26। मैं फिर कह रहा हूं, यह आंकड़ा ऊपर भी जा सकता है। चुनाव ओके करीब आने ओके, दीजिए। चलिए मैं लास्ट क्वेश्चन टाइगर, 41 में से 26 सीट मोदी जी की फंस गई हैं लास्ट राउंड में, लास्ट 3 राउंड में उत्तर प्रदेश में। ऐसा ना 2014 में हुआ, ऐसा ना 2019 में हुआ। एक बहुत बुरी स्थिति, एक बहुत बड़ा चैलेंज मोदी जी उत्तर प्रदेश में सामने है उनके। मैं अगर आपसे कारण पूछूं तो एक बड़ा फैक्टर या 2 बड़े फैक्टर क्या हैं कि मोदी जी की जो भैंस है उत्तर प्रदेश में पानी में जा रही, मोदी जी का यूपी में बैंड बज रहा है, इसका अगर मैं 2 कारण आपसे पूछूं, 2 मेन कारण, 2 लाइन में। अति आत्मविश्वास, अहंकार और साथियों पे विश्वास न रखना। साथियों पे विश्वास, ये तो बड़ी लाइन बोल रहे हैं आप। आपने स्टेट यूनिट को कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया, आपने मुख्यमंत्री को कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया, आपने जो चाहे उम्मीदवार घोषित कर दिए और उम्मीदवारों को जो विरोध सहना पड़ा, ये आपने सिर्फ गुजरात जैसा पूरे देश में किया। इस बार तो गुजरात में विरोध हुआ, देश तो विरोध करेगा ही, क्योंकि देश आदि नहीं है आपका, ये भाजपा है, ये भारतीय जनता पार्टी, जहां जिले स्तर से नाम आता था ऊपर उम्मीदवार लॉबिंग के लिए नहीं आते थे, सिर्फ नाम आते थे। आजकल लॉबिंग में चला, पैसा चला, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, इसको नजरअंदाज किया गया। जिताऊ उम्मीदवार करके जिसने बोला जो मेरा है, अपना है, तेरा है, उसका है, ये सेग्रीगेशन किया। जो थोड़ा सा योगी आदित्यनाथ के साथ ठीक है, उसको साइड को करो, क्योंकि वो योगी का आदमी है। आदमी भाजपा के होते हैं, कोई राजनीतिक दल के होते हैं, वो कोई ना कोई किसी से नजदीकी होती है। आप यदि ऐसा सेग्रीगेट करोगे तो फिर विरोध का स्वर जो भूलना पड़ गया। आज स्मृति ईरानी को किसी भंडारे से वापस जाना पड़ा, ये हुआ है वहां पे, लोगों को वापस जाना पड़ा। और दूसरी बात, समझ गया जी कि आपने जो कहा कि एक एम्बेसडर भेजे जा रहे हैं, वो एम्बेसडर क्या कर रहे हैं पता है आपको? अब यूपी के लोकसभा के चुनाव ग्राम पंचायत के चुनाव जैसे लड़े जा रहे हैं। मतदान के एक दिन पहले नॉनवेज, मटन, दारू ये सब चलने लगे गांव में। जी, आप जरा ग्राउंड रिपोर्ट लीजिएगा। टाइगर आपने लोअर लेवल पे आ गई है। जी टाइगर, आपने बड़ी बात कही, आपने एक बहुत बड़ी बात आज कही कि आपने कहा कि मोदी की जो सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को गुजरात बनाने की कोशिश करी। जिस तरह गुजरात मोदी जी के मुट्ठी में रहता था, वो चाहते थे कि देश के सबसे बड़े सूबे को भी अपने मुट्ठी में कर लें। और इस पूरी इस मकसद में जब वो कहीं ना कहीं मोदी जी फेल हुए, क्योंकि योगी के आदमी हो, राजनाथ के आदमी हो, सारे आदमी टारगेट किया गुजरात लॉबी ने, और कहीं ना कहीं किसी पर विश्वास नहीं किया। आज मोदी और शाह के अलावा तीसरा आदमी नहीं है, तीसरा बड़ा नेता नहीं है इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो मोदी के साथ खड़ा हो। ये टाइगर आप कह रहे हैं। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कुछ गलतियां मोदी से हुई हैं। और जो अभिषेक बता रहे हैं कि अगर 41 में से 26 सीट आखिरी 3 राउंड में फंस गई, यानी हर दूसरी सीट अगर बीजेपी की फंसी हुई है, तो ये आंकड़ा उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि 50 पर रुके, 55 पर रुके, 52 पर रुके। अगर 25-30 का घाटा, 25-30 सीटों का घाटा मोदी जी को यूपी में हो रहा है, तो फिर भगवान जानता है कि 4 जून को शपथ कौन लेगा, 4 जून को नतीजे क्या बोलेंगे, क्या मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। खैर, बहरहाल टाइगर आप आए और अभिषेक आप आए, खुलकर बातचीत हुई। अपने दोस्तों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।